हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी आर्कीबैक्टीरिया की, है ना। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में हमने पूरा डिटेल स्टडी किया था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यू बैक्टीरिया की। अब देखिए, यू बैक्टीरिया में जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ उतनी आपकी एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर में तो दी हुई नहीं है, लेकिन सिलेबस में है। यू बैक्टीरिया के बारे में ये थोड़ी सी जो डिटेल है आपकी, वो आपका जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ है उस चैप्टर के अंदर भी ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो मैंने कुछ वहां से पॉइंट्स उठाए हैं और यहाँ इंक्लूड कर लिए हैं, ताकि चूंकि हम जब मोनेरा किंगडम स्टडी कर रहे हैं और मोनेरा किंगडम में हम जब बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम बैक्टीरिया के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहीं पर स्टडी कर लें। तो यहां पर मैंने केवल और केवल उनके स्ट्रक्चर से संबंधित डिटेल दी है, ठीक है ना, कि भाई संरचना कैसी होती है यू बैक्टीरिया की, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, क्या क्या स्ट्रक्चर उसके अंदर होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखें, बात कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया, या फिर सिंपली हम बात करें यू बैक्टीरिया की। तो आपको पता है आर्की बैक्टीरिया का मतलब मैंने आपको कहा था प्रिमिटिव बैक्टीरिया, है ना, जिसको हमने यहाँ पर लिविंग फॉसिल भी कहा था ना। क्यों कहा था? बिकॉज ऑफ सबसे प्राचीनतम जीवाणुओं में से अब तक जीवित अवस्था में अगर कोई मिलते हैं तो वो आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं। और यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया मीन्स होता है यहां पर, इन्हें एक प्रकार से आप कह सकते हैं वास्तविक बैक्टीरिया या फिर सत्य प्रकार के जीवाणु। यहां पर एक छोटा सा मीनिंग या छोटा सा टर्म, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि मीनिंग्स आप याद कर लीजिएगा। मीनिंग्स आपको जितने ज्यादा याद होंगे, बायोलॉजी आपके लिए उतनी इजी होती चली जाएगी, ठीक है। देखें, सबसे पहला वर्ड आ जाता है आपका यू बैक्टीरिया। अब देखिए, यू बैक्टीरिया में एक तो हो गया आपका यू प्लस हो गया आपका बैक्टीरिया। अब ये जो यू वर्ड EU है ना, EU, ये यू वर्ड कहीं पर भी आ जाता है, इसका मतलब होता है एक्चुअल में सत्य या वास्तविक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, करते हैं ना, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिनके अंदर वास्तविक केंद्र उपस्थित होता है। कैरियन वर्ड न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है और यू वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है सत्य या वास्तविक को। तो यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जिनमें एक वास्तविक सुविकसित सत्य केंद्रक पाया जाता है, उन्हें हम यहाँ पर यूकैरियोट्स कहते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ये यू वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सत्य। एक और एग्जांपल सुन लीजिए आप इसी वर्ड का या मीनिंग का। हम यहाँ पर बात करते हैं, जब एनिमल क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं तो हम बताते हैं वहां पर यू कोऑर्डेटा, एक बताते हैं यूरो कोऑर्डेटा और एक बताते हैं यू कोऑर्डेटा। तो यू कोऑर्डेटा को ही वास्तविक या सत्य कोऑर्डिनेट कहा जाता है। यूरो वर्ड जो होता है URO, यूरो वर्ड रिप्रेजेंट करता है टेल को, पूंछ को। तो ये जो छोटी छोटी मीनिंग्स जब मैं बताता हूं आपको, तो आप कॉपी में ऊपर की तरफ या फिर कहीं एक साथ एक पेज के ऊपर उनको लिखा करें, ठीक है ना। अब देखें, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये आपका एक यू बैक्टीरिया का फंडामेंटल सा स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ठीक है। सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए कि यू बैक्टीरिया के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे हम सेल एनवलप कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सेल एनवलप, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम? सेल एनवलप। और इस सेल एनवलप के 3 एलिमेंट होते हैं, यानी इसका निर्माण कौन कौन करता है? तो इसका निर्माण करता है भैया ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है ना। ये 3 एलिमेंट होते हैं सेल एनवेलप में। एनवेलप का मतलब होता है कवरिंग। तो कोशिका के बाहर जो आच्छाद उपस्थित होता है, जो कवरिंग उपस्थित होती है, उस कवरिंग का निर्माण कितनी लेयर्स मिलकर करती हैं? 3 लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में किसकी बात करें? सेल एनवेलप की बात करें तो यहां पर आपको 2 तो दिख रहे होंगे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये रहा सेल वॉल और ये रही आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ये कैप्सूल, तो कैप्सूल क्या है? कैप्सूल एक प्रकार का ग्लाइकोकैलिक्स ही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है सेल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर, यदि बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट लेयर या सबसे बाहर की ओर जो उपस्थित परत है वो मोटी हो, वो कठोर हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। बैक्टीरिया के बाहर की तरफ जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कैसी हो? मोटी, थिक हो और हार्ड हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। और अगर आउटर मोस्ट लेयर जो है वो पतली हो, मुलायम हो, तो उसे हम कहेंगे स्लिम लेयर या अवपंक परत। ठीक है, तो यानी कैप्सूल के अंदर ये दोनों चीजें आ जाती हैं, सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स में ये दोनों चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो आ जाता है आपका कैप्सूल, और कैप्सूल ना हो तो कैप्सूल के स्थान पर क्या हो सकता है? स्लाइम लेयर। क्या हो सकता है? स्लाइम लेयर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवपंक परत। पतली जेलीनुमा आवरण उपस्थित होता है अगर, तो उसे हम कहते हैं अवपंक परत। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, यहां पर हमने क्या लिया है? जो बैक्टीरिया है उसके बाहर की तरफ कैप्सूल पाया जाता है, फिर उसके अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी, और उसके अंदर की तरफ आपको मिलेगी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तीनों मिलकर सेल एनवेलप का क्या करती हैं? निर्माण। बात कर लेते हैं कैप्सूल की। तो देखें, कैप्सूल जो है वो किसका भाग है? ग्लाइकोकैलिक्स का भाग है। किसका भाग है? ग्लाइकोकैलिक्स का। और यहां पर मैंने ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन लिखा हुआ है कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है? प्रिवेंट फ्रॉम WBC, प्रिवेंट फ्रॉम WBC ऑफ द होस्ट। यानी जब कोई यू बैक्टीरिया परजीवी के रूप में जाता है या फिर किसी अन्य जीव के शरीर के भीतर प्रवेश करता है, तो उसके इम्यून सिस्टम की जो WBC है उस WBC से प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? ग्लाइकोकैलिक्स का है। समझ में आई बात? तो कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स का एक पोर्शन है, एक पार्ट है। दूसरा देखें, कैप्सूल जो है वो हमेशा मोटी और कठोर परत के रूप में उपस्थित होता है। मोटी और कठोर परत के रूप में। अगर यहीं पर आ जाए पतली और कोमल परत, तो आप उसे क्या कहेंगे? अवपंक परत कहेंगे। ठीक है ना। कैप्सूल बना किसका होता है? तो पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है। और ये यहां पर मैंने बता दिया आपको, यदि पतली या ढीली आच्छाद के रूप में, पतली व ढीली आच्छाद के रूप में उपस्थित है, तो उसे हम कहेंगे स्लिम लेयर या अवपंक परत। किसकी बात थी? कैप्सूल की बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल की हमने स्टार्ट में ही बैक्टीरिया के बारे में बात की थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती। सामान्यतः यू बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी हुई होती है। और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स हैं आपके क्या है? ये एक प्रकार का म्यूकोपेप्टाइड है। तो आउटर मोस्ट लेयर आपकी कैप्सूल हुई, पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है, मोटी है, कठोर है ना। और क्या करती हैं? तो ध्यान में रखें, ग्लाइकोकैलिक्स या पूरी ही जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आपकी WBC से सुरक्षा करने का काम करती है। सेल वॉल की बात करें, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है, एक प्रकार का म्यूकोपेप्टाइड है ये। ठीक है, और उसके बाद में सबसे अंदर की तरफ बात करें तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो आर्की बैक्टीरिया में आपको पता है, आर्की बैक्टीरिया में यूनिट मेम्ब्रेन का अभाव होता है। यू बैक्टीरिया में यूकैरियोट्स के समान
यू बैक्टीरिया में यूकेरियोट्स के समान जो मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो देखें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो यूकेरियोट्स के समान किसकी बनी हुई, लिपोप्रोटीन की बनी हुई, जिसमें फास्फोलिपिड की बाइलेयर और बीच में एम्बेडेड यानी धसे हुए क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो ये आपकी सबसे आउटर मोस्ट सेल एनवेलप की बात हुई, जिसमें कैप्सूल आ जाता है, जिसमें सेल वॉल आ जाती हैं और जिसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आ जाती हैं। अब एक बैक्टीरिया में फिलामेंटस स्ट्रक्चर की बात करें तो दो फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है फ्लैजिला या फ्लैजिलम और दूसरा होता है पिलाई। दोनों की बात करें, पिलाई से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम जितनी इंफॉर्मेशन आपके काम की है वो मैंने यहां पर लिख दी है कि यू बैक्टीरिया के चारों तरफ जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, रोम सदृश संरचना पाई जाती है, उसे हम कहते हैं पिलाई, है ना। और ये जो पिलाई है ये बेसिकली दो टाइप की हो सकती है। एक को हम कहते हैं लॉन्गर पिलाई और दूसरे को हम कहते हैं शॉर्टर पिलाई। लॉन्गर पिलाई और शॉर्टर पिलाई। जो लॉन्गर पिलाई है उसे सेक्स पिलाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पिलाई जो है वो किस में पार्टिसिपेट करती हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। और ध्यान में रखें सेक्स पिलाई जो है वो किसके लिए, कॉन्जुगेशन के लिए, विच इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, उस लैंगिक जनन की प्रक्रिया में ये एक मेथड आता है आपका संयुग्मन या कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेशन के लिए हेल्पफुल कौन सी होती है, सेक्स पिलाई होती है। दूसरी एक और प्रकार की होती है जिसे हम कहते हैं यहां पर शॉर्टर पिलाई। एक थी लॉन्गर पिलाई, दूसरी थी शॉर्टर पिलाई। शॉर्टर पिलाई, अगर कोई बैक्टीरिया परजीवी है ना, तो किसी होस्ट में, किसी पोषक में संक्रमण के लिए, इन्फेक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पिलाई है वो आपकी कौन सी होगी, शॉर्टर पिलाई होगी। तो किस नेचर की होती है, इन्फेक्टिव नेचर की होती है, इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और साथ में ही ये आसंजन में भी सहायक है, यानी किसी हार्ड सरफेस के ऊपर अटैच रहना या बैक्टीरिया को ठहराने के लिए उत्तरदायी कौन, तो शॉर्टर पिलाई। अब यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि जनरली अगर हम देखें तो पिलाई एक प्रकार से सीलिया जैसी संरचना है, और हम सीलिया के बारे में बात करते हैं तो सीलिया जो है वो लोकोमोशन के अंदर हेल्पफुल होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिलाई के माध्यम से लोकोमोशन की प्रोसेस नहीं होती है। कोई बैक्टीरिया इन पिलाई के माध्यम से गति नहीं करता है, उनके अंदर कोई गति, कोई गमन जो है वो इनसे नहीं होता है। तो यहां पर इनका मुख्य काम ही ये दो है, एक तो सेक्स पिलाई के रूप में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं या हेल्प करती हैं, और दूसरा इन्फेक्शन और आसंजन में ये सहायक होती हैं। गति में इनका कोई रोल नहीं है। ये जो पिलाई है सारी की सारी ये अंदर से खोखली होती हैं, होलो। होलो का मतलब है यहां पर कैसी होती है, ये अंदर से खोखली होती हैं, ठीक है। और दूसरा देखें आप तो किसकी बनी होती है, तो मोनोमरिक प्रोटीन की बनी होती है। कौन सी मोनोमरिक प्रोटीन, यह है आपकी पिलीन मोनोमरिक प्रोटीन। पिलाई पिलीन, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो किसकी बनी हुई होती है, पिलीन मोनोमरिक प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ये थी बात किसके बारे में, पिलाई के बारे में। तो पिलाई के से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने यहां मेंशन कर रखे हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। दो तरह की है, एक लॉन्गर पिलाई, एक शॉर्टर पिलाई। लॉन्गर पिलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। शॉर्टर पिलाई जो है वो संक्रमण के लिए उत्तरदायी है, आसंजन में सहायक है, किसी ठोस सरफेस से अटैच रहने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अंदर से बिल्कुल होलो या खोखली होती है, और लास्ट में कि ये किसकी बनी हुई होती है, तो पिलीन मोनोमरिक प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब बात कर लेते हैं यहां पर इसी तरीके का एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलम। कशाबी का
फ्लैजिला जिसको अपन कहते हैं, और फ्लैजिला को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्यों? लोकोमोशन के लिए उत्तरदायी है। जहां फ्लैजिला है वहां पर आपको पता है ये क्या होगा? लोकोमोट होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उत्तरदायी संरचना अगर कोई है तो वो आपकी फ्लैजिलम। अब फ्लैजिलम को भी मैंने थोड़ा सा यहां पर डिटेल से बताने की कोशिश की है कि एक फ्लैजिला के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक भाग जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के अंदर धसा हुआ रहता है जिसे बेसल बॉडी कहा जाता है। दूसरा, बाहर की तरफ कुछ कर्व पोर्शन, घुमावदार पोर्शन होता है जिसको हम हुक कहते हैं। और सबसे अंत में एक पतली तंतुमय संरचना जो बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं फिलामेंट। यानी एक फ्लैजिला के अंदर कितने भाग? 3 भाग होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी कौन सा भाग है? जो अंदर धसा हुआ है। हुक कौन सा भाग है? जो बाहर की तरफ थोड़ा सा राउंड शेप में निकला हुआ है। और पीछे की तरफ जो आपको लंबी संरचना दिख रही है वो आपका क्या हो गया? फिलामेंट हो गया। तीनों मिलकर एक फ्लैजिलम का क्या कर रहे हैं? निर्माण। अब देखें इनके बारे में कुछ पॉइंट्स स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आ जाती है बेसल बॉडी, या इसे कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। जो बेसल बॉडी है उसे ब्लीफेरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ब्लीफेरोप्लास्ट जो है या बेसल बॉडी के अंदर आपको सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था, माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था कितनी मिलेंगी? 9+0 मिलेंगी। और 9+0 व्यवस्था किसमें पाई जाती है? तारक केंद्र के अंदर उपस्थित होती है। जबकि बेसल बॉडी के बाहर आप जब जाओगे फ्लैजिला के अंदर, फिलामेंट के अंदर, तो फिलामेंट में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था कैसी मिलती है? 9+2 व्यवस्था। कैसे मिलती है? 9+2 की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट है कि फ्लैजिलम में जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट के अंदर तो सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था मिलती है 9+2। लेकिन बेसल बॉडी किसके समान संरचना रखता है? किसके सम संरचना है? तो आपको ध्यान में रखना है वो सेंट्रियोल या तारक केंद्र के सम संरचना है। किसके सम संरचना है? तारक केंद्र के सम संरचना है, क्योंकि तारक केंद्र में भी 9+0 की व्यवस्था होती है, 9+0 की, और बेसल बॉडी में भी सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था 9+0 की होती है। उसके बाद में देखें इस कौन सी प्रोटीन का बना हुआ है? तो जैसे यहां पर था मोनोमरिक प्रोटीन कौन सा? पिलीन। वैसा का वैसा फ्लैजिला के अंदर फ्लैजिलीन मोनोमरिक प्रोटीन होती है जिनसे मिलकर फ्लैजिला का क्या होता है? निर्माण। और किसके लिए उत्तरदायी है? तो ध्यान में रखना है लोकोमोशन के लिए। किसके लिए? लोकोमोशन के लिए उत्तरदायी है। बेसल बॉडी का थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बताया है। देखिए बेसल बॉडी में आपको कितनी रिंग देखने को मिलती है? 4 रिंग देखने को मिलती है। एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग। अब आप इस तरीके से ध्यान में रखोगे अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो आप एम से क्या ध्यान में रखेंगे? यहाँ पर मेम्ब्रेन। तो ये जो एस रिंग और एम रिंग है ये दोनों किस में धसी हुई रहती है? ये रहती है आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई। और जो एल रिंग और पी रिंग है ये किस में धसी हुई रहती है? तो ये आपकी सेल वॉल के अंदर धसी हुई रहती है। तो ये भी आपको कभी पूछ ले कि कौन सी रिंग कहा, तो एल रिंग और पी रिंग नाम ही है इनका और कुछ भी नहीं। एल रिंग, पी रिंग। एलपी किस में प्रेजेंट है? सेल वॉल के अंदर। एस एम है ना, एस रिंग एम रिंग दोनों किस में प्रेजेंट है? तो आपको ध्यान में रखना है किसके अंदर प्रेजेंट है? जो आपकी इनर मोस्ट लेयर है जिसको आप क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट है। तो ये चारों रिंग मिलकर ही किसका फॉर्मेशन कर रही है? बेसल बॉडी का फॉर्मेशन कर रही है। उसके बाद में आपको बाहर की तरफ एक कर्व पोर्शन दिख रहा है, ये घुमावदार भाग, ये है आपका हुक। और अंत में बाहर की ओर निकलने वाली जो संरचना है उसे आप क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। इसके बाद देखें कि ये तो हमने बात कर ली यहां पर एक तो सेल एनवेलप की, और 2 इसमें जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर या तंतुनुमा संरचना थी आपकी पिलाई और फ्लैजिला, उसकी बात कर ली। ये पोर्शन आपका इधर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम इधर चलते हैं। तो इधर सबसे पहले देखेंगे सेल एनवेलप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा।
तो साइटोप्लाज्म की हम बात करें तो अंदर का जो कोशिका द्रव्य है या साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म में आपको अंदर की तरफ मिलता है एक मीजोसोम, एक इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, और जो आपके वॉलेटाइल ग्रैन्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो काफी सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर और भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक एक एलिमेंट की फर्दर। सबसे पहले हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा। तो प्रोकैरियोट्स है तो यहां पर कोई प्रॉपर या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस जिसको अपन बोलते हैं, आभासी केंद्रक यहां पर उपस्थित होता है। और आभासी केंद्रक अगर उपस्थित है तो उस कंडीशन में, या प्रोकैरियोट्स की अपन सिंपली बात करें तो उनके अंदर जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये दो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर भी देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के बावजूद भी जेनेटिक मटेरियल आपका एक जगह संघनित अवस्था में उपस्थित है। क्यों? वो साइटोप्लाज्म में पूरा का पूरा फैला हुआ क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ इनके अंदर भी कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। और संघनन में कौन सा है कि तो एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन, क्षारीय प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की वजह से ये कंडेंस फॉर्म में एक समुच्चय के रूप में उपस्थित होते हैं। तो देखें, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके मैंने आपको बहुत सारे नाम और पहले भी बताए। इसे न्यूक्लियोइड कहा जा सकता है, इसे जीनोफोर के नाम से क्या अपन बता सकते हैं, इसे हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से बता सकते हैं। ठीक है ना। तो इनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंट होती है। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका आपकी क्या होती है, एब्सेंट होती है। और न्यूक्लियोइड है तो डीएनए, और डीएनए के साथ में मैंने अभी आपको बताया कि एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन, क्षारीय प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए के साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। और जो आपका डीएनए है वो कैसा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। कैसा डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है ना। और आप ध्यान में रखें, इसमें इसका जो मूल डीएनए है, इसका जो जीनोमिक डीएनए है, उसके अतिरिक्त एक डीएनए और पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के बारे में आप यहां पर लिख सकते हैं, इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, जिसमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी या प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में इतनी सी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखें। चूंकि प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों ही एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं। इसे न्यूक्लियोइड, इसे जीनोफोर, इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। एक जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। और इसी प्लाज्मिड का यूज हम बायोटेक के अंदर एज ए वेक्टर यानी वाहक के रूप में करते हैं, यानी किसी वांछित जीन के समावेश के लिए प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। अब देखिए, बात करें दूसरा एक और स्ट्रक्चर, तो यह आ जाता है यहां पर मीजोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो मीजोसोम जो है कैसे बना, तो देखें, आपको यहां अंदर दिख रही, ये रही सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फोल्ड होने की वजह से एक पुटिका के रूप में संरचना का निर्माण होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप ध्यान में रखें कि कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण कैसे हुआ, कोशिका झिल्ली के सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से। और ये अंतर्वलन किस रूप में हो सकते हैं, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ध्यान में रख लेना। जो मैं बताने जा रहा हूं वो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर आपको मिलेगा।
है ना, कि सेल मेम्ब्रेन का एक अंतर्वलन है, यानी सेल मेम्ब्रेन ऐसे आई, अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, अंदर की तरफ फोल्ड होने के बाद में फर्दर वापस रेगुलर हो गई। तो इस तरीके के फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है आपका, वो आपका मेसोसोम है। ये फोल्डिंग किस तरीके की हो सकती है? तो ये फोल्डिंग एक पुटिका के रूप में हो सकती है, एक नलिका के रूप में हो सकती है और एक पटलिका के रूप में हो सकती है ना। ये जो मेसोसोम वाली फोल्डिंग है, इसके कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। पुटिका के रूप में हो सकती है, नलिका के रूप में हो सकती है और पटलिका के रूप में हो सकती है। कार्य क्या है? तो कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य है। क्यों? मेसोसोम के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मेसोसोम किसके समान? माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। देखें, वैसे तो जनरली आवश्यक नहीं, लेकिन मैंने यहां पर मेसोसोम के 2 प्रकार भी बता दिए, आप ध्यान में रखें। मेसोसोम के 2 प्रकार है। एक मेसोसोम होता है केंद्रकीय और एक होता है परिधीय, है ना, केंद्रकीय और परिधीय। अब देखें कि ये रहा आपका परिधीय, और अगर ये यहां से पूरा कवर होकर और एक पुटिका के रूप में अगर मुक्त हो जाए अंदर की तरफ, तो वो कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय हो जाएगा। यानी जो सेंटर में प्रेजेंट है, अंदर केंद्र में प्रेजेंट है, वो केंद्र की, और जो परिधि की तरफ उपस्थित है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है, वो परिधीय हो गया। दोनों के अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं। अगर परिधीय है तो वो क्या करेगा? वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए काम करेगा, यानी वो माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए उत्तरदायी होगा, और साथ में वो कोशिका भित्ति का स्त्राव भी करता है। यानी कोशिका भित्ति जिन पदार्थों से मिलकर बनी है, उन पदार्थों का स्त्राव किसके द्वारा? परिधीय मेसोसोम के द्वारा होता है। जबकि अगर कहीं आ जाए आपके क्वेश्चन में, अगर पूछ ले कि केंद्रीय मेसोसोम सहायक होता है, तो केंद्रीय मेसोसोम डीएनए बहुगुणन के लिए उत्तरदायी है और कोशिका विभाजन में सहायक है। तो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी कि मेसोसोम नॉर्मली हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है, उसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। ये एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है मेसोसोम के बारे में। लेकिन कभी कभार स्टेटमेंट के बाद ऑप्शन में 2 प्रकार के पूछ लिए जाते हैं कि केंद्रीय मेसोसोम है या परिधीय मेसोसोम, तो इनके आधार पर इनके फंक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। और एट लास्ट आपका आ जाता है यहां पर इसका साइटोप्लाज्म। यूबैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? देखिए, कोशिका द्रव्य के अंदर आपको क्या, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। यूबैक्टीरिया किस में आ रहा है? प्रोकैरियोट्स में आ रहा है, और प्रोकैरियोट्स के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इट मीन्स गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी का है, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, है ना, ये सारी की सारी जो झिल्ली आबद्ध संरचनाएं हैं, ये सारी की सारी संरचनाएं यहां पर क्या मिलेंगी? आपको एब्सेंट मिलेगी। दूसरा यहां पर देखिए, जनरली एक कोशिकीय जीवों में कोशिका द्रव्य प्रवाह गति पाई जाती है, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं, लेकिन यहां पर इनके अंदर साइक्लोसिस भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। कोशिका द्रव्य प्रवाही गति, जिसके माध्यम से न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है, या फिर विभिन्न प्रकार के जो अवयव हैं उनको पूरी कोशिकाओं में वितरित किया जाता है। तो इस प्रकार की गति, कोशिका द्रव्य में कोई मूवमेंट इनका नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं साइक्लोसिस जो है वो एब्सेंट होता है। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्यों पूछ लिया जाता है आपसे सिंपल सा, कि इनमें जो स्टोरेज ग्रेन्यूल है, कुछ संग्रह कणिकाएं पाई जाती हैं, और इस संग्रह कणिकाएं क्या काम करती है? तो बेटा देखें कि ये एक प्रकार के अंतर्विष्ट पिंड होते हैं। जितने भी स्टोरेज ग्रेन्यूल या संग्रह कणिकाएं हैं, वो क्या है? अंतर्विष्ट पिंड होते हैं। इनमें कोई, इनके चारों ओर कोई झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, तो ये क्या हो गई? झिल्ली रहित संरचनाएं। और तीसरा, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरने वाली है, स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। ठीक है, अंतर्विष्ट पिंड है, झिल्ली रहित होती है, और कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से। और मुख्यतः 2 प्रकार के, एक होती है ग्लाइकोजन कण और दूसरी होती है वॉल्यूटिन कण।
कितने प्रकार की कणिकाएं हैं? 2 प्रकार की स्टोरेज ग्रेन्यूल यूकेरियोट्स में देखने को मिलती है। एक होती है ग्लाइकोजन और दूसरी होती है वॉल्यूटिन। ठीक है, जो ग्लाइकोजन कण है वो सीधा सा आपको पता चल रहा है ग्लाइकोजन का संग्रह करेगी, और ग्लाइकोजन एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो सीधा सा स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन का क्या करती है? संग्रह करती है एज ए फूड मटेरियल। दूसरा था वॉल्यूटिन कण। वॉल्यूटिन कण को आप फॉस्फेट कणिकाएं भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो है ये फॉस्फेट पॉलीमर को क्या करती हैं? संग्रह करने का काम करती है। तो ध्यान में रखें, फॉस्फेट के संग्रह से या फॉस्फेट पॉलीमर की अगर कहीं बात आ जाए तो आपको क्या ध्यान में रखना है? वॉल्यूटिन कणिकाओं के बारे में ध्यान में रखना है। वॉल्यूटिन कणिकाएं फॉस्फेट के संग्रह के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये थी बात आपकी किसके बारे में? साइटोप्लाज्म के बारे में। तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जितनी मुझे प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन लगी कि हमारे कहीं ना कहीं काम की है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने थ्योरेटिकल नहीं बताकर बल्कि एक डायग्राम के अंदर ही ऐड कर दी है, ताकि याद रखने में, कि डायग्राम को आपको पढ़ना ही है, आपको याद करना ही है, तो उसके साथ में आपकी ये जो थोड़ी सी थ्योरी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। तो ये थी बात आपकी किसके बारे में आज? यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारी चीजें। उसके साथ में एक पॉइंट और है आपका कि यू बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है वो कितने प्रकार के? 70S टाइप के राइबोसोम। तो आप सिंपली जानते हैं प्रोकैरियोट्स में 70S और यूकेरियोट्स में दोनों प्रकार के 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं।